जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण की नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। जो सीरीज चल रहा है हम लोग का एनवायरनमेंट का, वेटलैंड आर्द्र भूमि, ये भी इकोसिस्टम का पार्ट है। बहुत से छात्र गलत समझ बैठते हैं कि ये इस टॉपिक का भाग नहीं है, ये अलग चैप्टर है। ये इकोसिस्टम के अंतर्गत ही आता है, वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी हो, आपका यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पीसीएस, सभी जगह ये पर्यावरण से अगर यदि ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं अधिक से अधिक, तो ये चैप्टर आपका बहुत मायने रखता है। वेटलैंड, इसको बहुत बाकायदे पढ़ा जाएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान के हमारे रामसर साइट हैं, इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे पूरा रामसर कन्वेंशन। वो लेटेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। जो छात्र पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग जब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एनवायरनमेंट का प्लेलिस्ट सीरीज दिखाई देगा, उसमें आपको पिछली वीडियो दिखाई दे जाएगी, ठीक है। और जो छात्र मेरे नोट्स बना रहे हैं वो तो फिर आज आप लोग मेरे साथ ही हो लीजिए, और इसको ये बाकायदे हम लोग पढ़ा जाएगा। देखिएगा, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। आइए शुरू किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वेटलैंड, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स संरक्षण प्रबंधन नियम, ठीक है। क्या कह रहा है भाई? उस नियम 2017 के अनुसार, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार, जो भी भाग दलदली हो, पंक भूमि हो, पीठ भूमि या एक पानी का क्षेत्र, पंक भूमि फेन मतलब दलदल की ही बात हो रही है, पीठ भूमि या पानी का एक क्षेत्र हो, ठीक। तो ये दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि, ये सब पानी के क्षेत्र हैं। और कैसे, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, अस्थाई हो या अस्थाई हो, पानी जो स्थिर हो या बहता हुआ हो, ठीक है, या तो स्थिर हो या बहता हुआ हो, ताजा हो या खारा हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ताजा हो या खारा हो, जिसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल होते हैं, और जिनकी गहराई, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जिनकी गहराई कम ज्वार पर भी 6 मीटर से अधिक नहीं होती हो, ऐसी भूमियों को आर्द्र भूमि कहा गया है, ठीक है। वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र कब? रामसर कन्वेंशन, जब वेटलैंड्स संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 हुआ था, उसी के अनुसार ये माना गया है कि दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि, पानी का क्षेत्र को ही पीठ भूमि बोलते हैं, वो चाहे प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, या ऑर्डिनरी हो, मतलब आर्टिफिशियल हो, अस्थाई हो या अस्थाई हो, स्थिर हो या बहता हुआ जल हो, बताए थे ना, स्टैग्नेंट वाटर या स्टिल वाटर, ताजा हो, फ्रेश हो या सैलिनिटी वाटर हो, समुद्र के पानी के जो क्षेत्र हैं वो भी शामिल होंगे, और जिनकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं हो, ऐसे भूमियों को क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है, आर्द्र भूमि। एक सिंपल परिभाषा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए, अब वेटलैंड के उदाहरण क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल, भाई अभी आपने परिभाषा देखी, तो अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई? वेटलैंड के एग्जाम्पल देखा जाए, सभी झीलें और नदियां, ठीक, झील के तट, बाढ़ के मैदान, दलदल जो बताया स्वयं, और गीली घास के मैदान, ठीक है। फिर मरुद्यान जिसे बोलते हैं ओएसिस, फिर पीटलैंड बताया ना, पानी का क्षेत्र, फिर मुहाने जो नदियों के मुहाने होते हैं, फिर डेल्टा जहां दो नदियां आके मिलती हैं, डेल्टा बनाती हैं या एस्चुरी बनाती हैं, ज्वारीय समतल, टाइडल प्लेन, फिर मैंग्रोव और अन्य तटीय क्षेत्र, मतलब अदर कोस्टल एरिया मैंग्रोव के साथ, मैंग्रोव भी आपका वेटलैंड में आता है, ठीक है। फिर मूंगा की चट्टानें, जो आप देखते हैं पूरा लक्षद्वीप हमारा है कोरल रीफ, और मूंगा की चट्टानें। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित स्थल, वो भी तो वेटलैंड में है, तो कौन कौन? तो मछली के तालाब, चावल के खेत, और जलाशय, रिजर्वायर, और नमक के मैदान, ठीक है। ये आपके वेटलैंड के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको एग्जाम में इन सभी में से कोई क्वेश्चन करे कि क्या वेटलैंड दिख रहा है, तो ये सभी देख लीजिए, ये सभी वेटलैंड है। परिभाषा आपने अभी देखा ही, डेफिनेशन वही यहाँ पे आपको ये बयां कर रहा है एग्जाम्पल, कि ये सभी हमारे क्या हैं? वेटलैंड के उदाहरण है। मतलब हम इन्हें आर्द्र भूमि कहते हैं, कब? 2017 के अनुसार, ठीक है। वहीं से तय हुआ क्या क्या आर्द्र भूमियां हैं, तो ये आर्द्र भूमि है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब बात आती है कि हमारे जीवन में वेटलैंड का महत्व क्यों है, क्यों रामसर कन्वेंशन हुआ, अभी सब बात होगी। क्यों वेटलैंड के लिए नियम बने, 2017 का प्रावधान बना, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आप समझेंगे। देखिए, जलीय वनस्पतियों और
जीवों तथा स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की असंख्य प्रजातियों के लिए ये आवास होता है। सबसे बड़ी बात, इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा मतलब वरदान कह लीजिए, ये हमारा वेटलैंड है। अगर ये वेटलैंड सुरक्षित है, आज इससे बहुत छेड़छाड़ हो चुकी है, अगर ये वेटलैंड सुरक्षित रहेगा तो इकोसिस्टम पर बहुत ही कम नकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे, पड़ेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड का महत्व क्या है? आर्द्र भूमियों का जलीय वनस्पतियां जितनी हैं, जितने जीव हैं हमारे, स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की असंख्य प्रजातियों के लिए ये आवास होता है। दूसरी बात, ये पर्यटन के लिए संसाधन भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जल शुद्धिकरण और सतही जल से तलछट और पोषक तत्वों का निस्पंदन ये करता है। मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सेडिमेंट फ्रॉम सरफेस वाटर। अब समझ में आई बात? जल शुद्धिकरण और सतही जल से तलछट, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सेडिमेंट फ्रॉम सरफेस वाटर, ये क्या करता है? आर्द्र भूमि जहां भी होगी जल को शुद्धिकरण करेगी। जब दलदल गीली मिट्टी, जहां पर खूब नमी, जहां पर आर्द्र भूमि होगी, वहीं पर क्या होता है? वहीं पे आपका पोषक तत्वों का निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेशन होता है। वहीं पर पानी जमीन में अंदर जाता है और हमको फिर फ्रेश वाटर मिलता है। ये वाटर साइकिल को भी योगदान देता है। तो जो हमारे सतही जल हैं और जो इनके अवसाद हैं, पोषक तत्व हैं, सभी का फिल्ट्रेशन करता है और जल को शुद्धिकरण कर देता है। सबसे बड़ी बात ये है वेटलैंड का महत्व। तीन महत्व आपके हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आर्द्र भूमि हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ पानी पीना हो तो, बढ़िया से इकोसिस्टम को रखना हो तो, जितने भी जीव जंतु वनस्पतियों की प्रजातियों को अगर रेड डाटा लिस्ट की सूची में नहीं रखना हो तो वेटलैंड का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए अब आगे बात किया जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आर्द्र भूमि के टाइप ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो आपके वेटलैंड होते हैं आर्द्र भूमि, ये दो तरह के होते हैं, एक अंतर्देशीय आर्द्र भूमि, एक तटीय आर्द्र भूमि। ठीक है, एक जो आपके देश के अंदर होते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, तो अब भारत के अंदर जो भी आर्द्र भूमि होगी वो सभी अंतर्देशीय आर्द्र भूमि है। ठीक है, और इसमें भी टू टाइप होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। ठीक है, दूसरा है तटीय आर्द्र भूमि, जो कोस्टल वेटलैंड है, जो आपके तटों के पास होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। तो इसको देखा जाए, जो अंतर्देशीय होते हैं, जो देश के अंदर है, ठीक है, वो प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या क्या है भाई? सबसे पहला जितनी झीलें या तालाब हो गए, ठीक है, गोखुर झीलें भी इसी में आती हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। फिर ठहरे हुए जल की झील भी इसी में प्राकृतिक में आती है, अंतर्देशीय में, जिसे बोलते हैं लेक ऑफ स्टिल वाटर। और फिर जो दलदल, जो आपका स्वैम्प है, ये भी आपका प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्र भूमि है। मानव निर्मित जो अंतर्देशीय आर्द्र भूमि है, रिजर्वायर जलाशय, फिर टैंक, फिर ठहरा हुआ जल, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर, ये हमारे अंतर्देशीय क्या है? आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है। एकदम ध्यान से इस चीज को देखिएगा, तब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तभी तो आप बातों को समझ पाएंगे कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा ह्यूमन मेड है, उसमें भी अंतर्देशीय कौन है, इनलैंड वेटलैंड, और कोस्टल वेटलैंड कौन है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका अंतर्देशीय आर्द्र भूमि। अब हम बात कर लेते हैं जो कोस्टल वाले हैं, ठीक है, तटीय आर्द्र भूमि। तो ये भी प्राकृतिक और मानव निर्मित। इसमें क्या आता है? ज्वार नदमुख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरी। फिर आता है खाड़ी, जिसे बोलते हैं बे, जिसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर प्रवाल भित्ति, जिसे बोलते हैं कोरल रीफ। फिर ज्वारीय मैदान, जिसे बोलते हैं टाइडल प्लेन। फिर लवणीय दलदल, जिसे बोलते हैं सैलाइन मार्स। ठीक, ये प्राकृतिक तटीय आर्द्र भूमि है। मानव निर्मित क्या है, जो मानव ने बनाया तटों के पास? लवण कुंड, जिसे बोलते हैं साल्ट पॉन्ड, ठीक है। उसके बाद पॉन्ड है, ठीक। फिर जलीय कृषि, जिसे बोलते हैं एक्वाकल्चर, ठीक, जैसे मछली पालन करना, ठीक है, शेलफिश की खेती करना, ये बताएंगे। तो ये तटीय आर्द्र भूमि जो मानव निर्मित है, ठीक है। ये आर्द्र भूमि के प्रकार थे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए वन बाय वन बातों को समझते चलिए, जो लिख रहे हैं लिखते चलिएगा, और स्क्रीनशॉट जो ले रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब है कि आर्द्र भूमियों का खत्म होने का क्या कारण है भाई? सबसे बड़ी बात है कि क्यों आर्द्र भूमियां खत्म हो रही हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात, इसके खत्म होने का कारण अत्यधिक प्रदूषकों, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट, घरेलू अपशिष्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है,
कृषि अफवाह हो गया, जो एग्रीकल्चर से निकल रहा है वेस्ट, इस चीज को पुनर्चक्रण क्षमता से परे आर्द्र भूमियों में डाला जा रहा है। मतलब इतना ज्यादा इनका पुनर्चक्रण जो कैपेसिटी है इसकी रिसाइकल की, ठीक है, वो समझिए उस कैपेसिटी से भी परे आर्द्र भूमियों में इन पूरे प्रदूषकों को डाला जाना, इसलिए आर्द्र भूमि खत्म होने के कगार पे है। दूसरा बात, आवासों का विनाश, ठीक है, आवासों का विनाश कर देना, ठीक। वनों की कटाई, भाई वन काटेंगे तो उनके आवास का विखंडन कर रहे हैं, ठीक है, वन काट दिए। आर्द्र भूमि प्रजातियों की आबादी में परिवर्तन, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन को जन्म हो रहा है, जन्म मिल रहा है। ये पैदा हो गया क्या, पारिस्थितिक असंतुलन, इकोसिस्टम इंबैलेंस को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आवासों का विनाश कर दे रहे हैं, हैबिटाट खत्म कर दिए, वनों की कटाई कर दिए, आर्द्र भूमि प्रजातियों की आबादी में परिवर्तन कर दिए, इसलिए पूरी तरह से वेटलैंड एकदम खतरे के कगार पे है, ठीक है। कृषि के लिए भी आर्द्र भूमि का रूपांतरण, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए, अपने निजी कार्य के लिए जो आर्द्र भूमि थी उसको, उसका रूप चेंज कर दिए। वेटलैंड नेचुरल होता है भाई, मानव निर्मित होता है जो, तो वो तो बताया ही आपको, जो नेचुरल है उसको, आर्द्र भूमि को आपने एग्रीकल्चर के लिए क्या कर दिया, उसको रूप परिवर्तन कर दिया, उसका रूपांतरण कर दिया, ठीक। दूसरी बात, जो जनता और भूमाफिया होते हैं ये अतिक्रमण कर लेते हैं, या तो उस आर्द्र भूमि पे, उस आर्द्र भूमि को रूपांतरण करके क्या करेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग, उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्री, मॉल बन रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इससे आर्द्र भूमियों का रूपांतरण हो रहा है और ये खत्म होने के कगार पे है। फिर अत्यधिक मछली पकड़ना और अत्यधिक मछली पालन भी, जिसे हम बोलते हैं जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, ये भी घातक है आर्द्र भूमि के लिए, ठीक है। फिर दलदली मिट्टी में अत्यधिक चराई, अब दलदली मिट्टी को अत्यधिक चराई कर देंगे तो क्या होगा, उसकी जो क्षमता है अपनी, उसके कई गुण हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आर्द्र भूमि खत्म होने के कगार पे है। और समुद्र के निकट, चाहे नदियों के निकट के जो तल है वहां से रेत का हटना, जितने भू माफिया हैं, रेत माफिया हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के पास में और नदियों के पास में जो रेत आके इकट्ठा होते हैं वो उसको उठा के फिर सेलिंग कर देते हैं। अब वहां क्या हुआ, पूरे रेत का कटाव हो गया। एक तो आप वेटलैंड तो खत्म कर ही रहे हैं, दूसरी जगह आप बाढ़ को जन्म भी दे रहे हैं। क्या हो जाएगा तुरंत, जब नदी वर्षा के जल से जब भरेगी और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर वो तट पे आके जब उसका तट कट गया, रेत हट गए तो क्या होगा, फिर आप अब बाढ़ का सामना झेलिए और जनधन की हानि होगी। तो ये है आपके आर्द्र भूमियों खत्म होने के कारण, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे कि आर्द्र भूमि के विनाश को तब हम रोके कैसे, जब खत्म होने के कगार पे आर्द्र भूमि है तो हम इसके विनाश का न्यूनीकरण का मतलब आर्द्र भूमि के विनाश को रोकना कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे भाई, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सीमांकन करेंगे। जैसे रिमोट सेंसिंग करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कौन सी चीजें धरती पर कहां पे है। टेक्नोलॉजी में जब पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस चल ही रहा है, जनरल साइंस बायोलॉजी चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो आपका शुरू होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहली बात आती है रिमोट सेंसिंग, जब आपको पढ़ाएंगे हम सबसे पहला स्पेस टेक्नोलॉजी। इस धरती पर कहां बाढ़ आ रहा है, कहां नदी सूखी है, कहां दलदल है, कहां पतझड़ है, कहां झाड़ी है, कहां कितने वन है, कहां पर सूखा हो गया, कहां कितनी खेती हुई है, कहां जमीन का पानी ज्यादा वाटर लेवल अच्छे पर्याप्त मात्रा में, कहां एकदम जब वाटर लेवल एकदम खत्म हो चुका है, ये सारी जानकारी रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमको मिलती है ओवरऑल, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग पूरी डेटा हमको कलेक्ट करके देता है, ठीक। वैसे ही हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीमांकन करें, फिर सख्त कानून प्रवर्तन करें, प्रवर्तन लागू करना, कड़े से कड़े कानून लागू करें, और जो उल्लंघन कर रहा है कानून का उसके लिए एकदम कड़ी सजा हो, ठीक है। तब हम आर्द्र भूमि के विनाश को रोक सकते हैं। अगर आर्द्र भूमि कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम सीमांकन किए रहेंगे और सख्त कानून बनाए रहेंगे। जैसे छेड़छाड़ हुई बस तुरंत उनको एकदम कड़ी सजा। तो फिर क्या होगा, अब दूसरा कोई ऐसा करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि पर्यावरण एक हमारी निजी चीज नहीं है। आज हम पढ़ी लिखी पीढ़ी अगर नहीं बचाएंगे तो कल को समझ लीजिए आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो सब खत्म हो जाएगी। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, जो पहला चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, एजेंडा 21, जो 21वीं सदी के लिए बात हो रही थी, और वहीं में बात आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं सतत विकास। उसमें क्या था, उसका अर्थ क्या होता है कि आप अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन को छोड़िए कि वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
ये पर्यावरण निजी संपत्ति नहीं है, ठीक है। इस पे आपका, आपके आने वाली पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का, जो इस धरती पर आते जाएंगे उसका उतना ही अधिकार है जितना उनके आगे वाले का, जितना आपका था उनका भी उतना ही अधिकार है। तो ये कोई निजी स्वामित्व तो नहीं है, इसलिए कड़ी सजा होनी चाहिए। अस्थिर जलीय कृषि को रोकना, वही बताया ना, सेल्फिश की खेती को रोकना। जैसे जो लोग मछली पालन करते हैं, एक्वाकल्चर, तो झींगा पालन कर देना। अब वो क्या होगा, अब झींगा पालन करने के लिए, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए, अधिक से अधिक कमाई करने के लिए बहुत भारी मात्रा में केमिकल का यूज किया जाता है। अब वहां पे क्या होता है कि अब उसी को बोलते हैं अस्थिर जलीय कृषि। जैसे केमिकल डालेंगे तो जो वहां पे स्वयं दलदली भूमि है, वेटलैंड है, अब वहां पर जो जीव जंतु जो नेचुरल रूप से अपने हैबिटेट में रह रहे हैं उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई, उनका मरना शुरू हो गया, वेटलैंड सूखना शुरू हो गया। तो इस चीज को क्या करना है, रोकना है। सेल्फिश खेती को रोकना, जलीय कृषि को रोकना जो अस्थिर है। फिर प्राकृतिक पुनर्जनन, ठीक है, जो रीग्रोविंग, नेचुरल रीग्रोविंग के लिए पर्याप्त समय भी दीजिए, ठीक, कि भाई जहां पे वेटलैंड सूख चुका है, खराब हो चुका है, वहां पर ये नहीं कि अभी खत्म हो गया है तो हम अब चालू कर दे कंस्ट्रक्शन, अपना काम करने लगे, नहीं। नेचुरल रीग्रोविंग के लिए पर्याप्त समय दीजिए। और आर्द्र भूमि की परिधि में चराई को रोकना, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर वनीकरण, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, खरपतवार नियंत्रण, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का निषेध। इसका मतलब क्या भाई, अब बात को समझिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आगे जैव विविधता जो पढ़ाएंगे, बायोडायवर्सिटी, उसमें भी ये बात आएगी, तो बकायदे वहां करेंगे, लिखवाएंगे। यहां सुन लीजिए, वनीकरण करना एक तो, ठीक है। मृदा संरक्षण, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आर्द्र भूमि के विनाश को रोकने की बात कर रहे हैं, तो वनीकरण करें, जितना हम वन लगाएं। मृदा संरक्षण करें, जितना हम मिट्टी कटाव को कम करें, वन लगेगा तो ऑटोमेटिक मृदा संरक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण और आक्रामक विदेशी प्रजातियों का निषेध, ये दोनों बात एक हो रही है। हुआ क्या था कि 1970-71 में हमारे यहां जब गेहूं आयात किया गया था अमेरिका से, उसी समय एक होता है गाजर घास कहते हैं, उसे इंग्लिश बोलते हैं पार्थेनियम, इंग्लिश में कहते हैं पार्थेनियम, ठीक है। वो आप देखेंगे तो व्हाइट रंग का रहता है, घासों के साथ ऐसे ऐसे खिला रहेगा, और व्हाइट व्हाइट फफूद क्रीम टाइप में ऐसे ऐसे खिले रहेंगे, ठीक है। वो भारत में एक बार उस गेहूं के साथ आए और आज तक नहीं गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जहां भी खिलते हैं उधर के जितने भी उर्वरता शक्ति है मिट्टियों की और उपज के लिए जो डाले गए हैं बीज वगैरह फसल के लिए, वो सभी खींच लेते हैं। तो उसी चीज को कह रहा है कि वनीकरण करिए, मृदा संरक्षण करिए, खरपतवार को नियंत्रित करिए, और जो विदेशी प्रजातियां आक्रामक आ गई हैं उनका निषेध, इससे बचाया जाए, यही जो बताया, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगला पॉइंट जो 5वां पॉइंट है, वो क्या करना है, फिर संरक्षण में स्थानीय आबादी को हम लोगों को शामिल करना होगा, ठीक है। मतलब कि जब हम आर्द्र भूमि का संरक्षण करेंगे तो वहां पे जो लोकल आबादी, स्थानीय आबादी, उनको शामिल करेंगे, जो वहां के लोकल लोग हैं, तो हमारी आर्द्र भूमि के विनाश होने का कम चांस रहेगा, वो बढ़िया से उसको देखेंगे। फिर वन्य जीव संरक्षण करिए, ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिक पर्यटन और स्थानीय आबादी को संवेदनशील बनाना, उनको बताइए, ठीक है। इस कारण से अब वो आपका क्या होगा, एकदम वेटलैंड धीरे धीरे फिर ग्रो करेगा। और निर्वहन से पहले औद्योगिक अपशिष्टों और खेतों से पानी का उपचार करना, मतलब कि जितने इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं वो खेतों में जो गए हैं, उस पानी को एकदम फिर से हटाना, खेतों को, जो खेतों में पानी जा रहे हैं उसको फ्रेश करना, कि आपकी फसल सही रहे। और फिर वहां के जो वेटलैंड वाले एरिया है वहां इंडस्ट्रियल वेस्ट एकदम नहीं जाए, उस चीज को एकदम रोक देना, तो फिर क्या होगा, आपका वेटलैंड एकदम सुरक्षित रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये तो बात रही पूरे वेटलैंड की। अब वेटलैंड के ही थ्रू, आर्द्र भूमि के थ्रू हमेशा आप सुनते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, रामसर कन्वेंशन क्या है, यूनेस्को द्वारा, ठीक है, आर्द्र भूमि के सतत उपयोग के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के, इकोसिस्टम के रख रखाव के लिए स्थापित अंतरराष्ट्रीय संधि पर 2 फरवरी, याद रखिएगा, ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, लिखना तो लिख लीजिएगा। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसे आप बोलते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए। बहुत छात्रों को कंफ्यूजन होता है कि ये रामसर क्या है क्या, क्यों नाम पड़ा,
तो ईरान का ये एक सिटी है, शहर है रामसर, उसी शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। अब बात समझ में आई कि यूनेस्को द्वारा आर्द्र भूमि के सतत उपयोग के लिए पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव के लिए जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में जो हस्ताक्षर हुआ था, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। अब बात समझ में आई। अब देखिए इसी रामसर कन्वेंशन में आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये क्या होता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। रामसर साइट का ये रजिस्टर होता है। जब अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, तो बताएंगे रामसर साइट का रजिस्टर है, जहां पर तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है, जो इसको डेटा को ये लिखता है, उसी को हम बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं आगे इसी संबंधित फैक्ट। देखिए वर्तमान में भारत की 2 आर्द्र भूमियां, जो 2 वेटलैंड हैं, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। क्या भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, भारत की 2 ही आर्द्र भूमियां मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, और लोकटक झील जो मणिपुर में है। ठीक है, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अभी आपने देखा क्या है डेफिनेशन, कि जो रामसर साइट का रजिस्टर है, जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। और उसमें भारत की 2 आर्द्र भूमियां हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसके भागीदार, जो इसके पार्टनर हैं, वो एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। यूपीएससी, यूपीपीएससी इसको बहुत पूछती है ऐसे क्वेश्चनों को कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, या कूट की सतह चयन करिए कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन भागीदार है किसके, रामसर कन्वेंशन के। ठीक, आइए देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन कुल 6 संगठन, नंबर भी याद रखिएगा, 6 संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। सबसे पहला क्या है भाई, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं WI। फिर प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, घबराइएगा मत, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिएगा इस चीज को। कई बार क्या करता है कि आपको इंग्लिश नहीं देगा, हिंदी लिख देगा, और अभी आप इंग्लिश देखेंगे तो रोज इसको पढ़ते होंगे। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ है क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे आप बोलते हैं IUCN। अब समझ में आया, तो ये रामसर कन्वेंशन के यही 6 संगठन है जो मिलकर काम करते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल WI, फिर उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN है, फिर अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिसे बोलते हैं IWMI शॉर्ट में, याद रखिएगा इस चीज को। फिर वेटलैंड्स इंटरनेशनल, ये भी WI है, ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है और ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल है, 2 WI से याद रखेंगे। हिंदी में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमियां। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो आप जानते हैं WWF, हिंदी में करा जाएगा प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। ठीक है, और फिर है अंतरराष्ट्रीय वन्य पक्षी एंड मतलब और आर्द्र भूमि ट्रस्ट, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। ठीक है, WWT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे देख लीजिए तो फिर आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखिए अब इस तरह आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पे पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारे क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन भागीदार है किसके, रामसर कन्वेंशन के। 6 संगठन मिलकर काम करते हैं। हिंदी में भी लिखे हैं, ध्यान रखिएगा हिंदी वाले लोग, कि कई बार आपको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF नहीं देगा, लिख देगा प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, बात कर रहा है WWF की। लिख देगा प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, बात कर रहा है IUCN की, जो रेड डाटा लिस्ट प्रकाशित करती है जो विलुप्ति कगार पे जीव जंतु वनस्पतियां होते हैं। देखिए यही है रामसर कन्वेंशन, जो पूरा चीज मिलके काम करता है, रामसर कन्वेंशन साथ संगठन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अपने भारत के रामसर स्थल के बारे में। अब तो आप रामसर साइट बढ़िया समझ गए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड समझ गए, तो अब हम बात करेंगे भारत के जो हमारे रामसर स्थल है। ठीक है, अभी आपने फिर वो भी देखा कि 6 संगठन रामसर के साथ काम करते हैं। अब भारत के रामसर स्थल कौन कौन है, तो पहले ये जानिए कि भारतीय रामसर स्थल हम किसे कहते हैं। अधिकांश भारतीय रामसर स्थल, ठीक है, प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे जो है वहीं पर स्थित है, और यह फ्लाईवे पक्षियों के लिए
एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है जो आर्कटिक महासागर से हिंद महासागर तक कितनी कंट्री 30 देशों तक फैला हुआ है। ठीक है, और अब बात करेंगे, ये तो आपने परिचय लिया कि भारत के रामसर स्थल कहां पर स्थित है। ठीक है, और ये कितने देशों तक फैला है, ये जो मध्य एशियाई फ्लाईवे है पक्षियों के लिए। सोचिए 30 देशों तक, आर्कटिक महासागर से लेकर हिंद महासागर तक कितने दूर से पक्षी यहां प्रवास करने आते हैं और कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर कोई है तो वो है सुंदरवन वेटलैंड, जिसे बोलते हैं आर्द्र भूमि, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। ठीक है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है भाई, तो वो है रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर है भारत में सबसे पुराना रामसर स्थल, अगर ओल्डेस्ट हम साइट बात करें वेटलैंड की, रामसर कन्वेंशन की, मतलब रामसर प्लेस की, तो वो है हमारा चिल्का झील, जो 1981 में घोषित किया गया था। और फिर है आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में है, ये भी 1981 में घोषित किया गया। दोनों एक ही सन है, 1981। ठीक है, ये भारत में सबसे पुराने रामसर स्थल हैं। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दोनों 1981 में रामसर स्थल भारत के घोषित किए गए थे और ये सबसे पुराने रामसर स्थल है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रामसर स्थल आपका सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका झील, और पुराने में दो हैं, चिल्का झील और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए पढ़ाने का मतलब ये होता है किसी भी टीचर का कि आपको किताब जब पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें दी होती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं होती। इसीलिए जब यहाँ पे टीचर के द्वारा लिखा जाता है तो आपका नोट्स बहुत बढ़िया बनता है कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं जो हमारे काम की चीज है उसी को पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पे लिख के पढ़ाने का उद्देश्य रहता है। मैं डायरेक्ट भी लिख के पढ़ाता हूं या पहले लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि बातें आपको याद हो। हर जगह ये बातें मिल जाती हैं, लेकिन बातें याद हो, समझ में आए, ये जरूरी है, तब आप भूलेंगे नहीं। जब भूलेंगे नहीं तो आपका विषय एकदम तैयार हो गया। ठीक है, तो ये है आपका भारत के रामसर स्थल, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब आइए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल के बारे में। रामसर साइट इन यूपी, यहां छुप गया है 10 रामसर स्थल पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसीलिए यूपी का मैप बनाया हूं कि आपको बातें और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। भारत का नहीं बताया क्योंकि भारत में आप देखें 3 ही है जो आपने अभी देखा, सबसे बड़ा सुंदरवन, सबसे छोटा रेणुका झील और ओल्डेस्ट में चिल्का और केवलादेव। ठीक है, तो वो बातें सुन के भी याद हो जाएंगी, लेकिन जहां पे 10, 12, 15, 20 होते हैं वहां मैप बहुत ही कारगर होता है। अब देखिए रामसर साइट इन यूपी, उत्तर प्रदेश के 10 रामसर स्थल, ये यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, और ऐसे तो मान लीजिए यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए ये तो रामसर साइट है हमारे यूपी का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला बात करें अगर, तो हैदरपुर वेटलैंड जो हमारा रामसर साइट है यूपी का, ये कहां पड़ता है? ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, जहां दोनों की सीमा लगी हुई है, वही पड़ता है आपका हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, फिर है ऊपरी गंगा नदी, जिसे बोलते हैं अपर गंगा रिवर, ये यही लोकेशन है आपका जो ब्रिज घाट से नरौरा तक पड़ता है। ठीक, फिर है सूर सरोवर, आप देख रहे हैं ये आगरा है, आगरा में पड़ता है सूर सरोवर, यूपी का रामसर साइट है, इसे हम कीठम झील भी कहते हैं। सूर सरोवर कहां है? तो आगरा में। फिर है समन या समान पक्षी अभयारण्य, ये कहां पड़ता है भाई? तो ये मैनपुरी में पड़ता है। मैनपुरी में क्या है? समन या समान पक्षी अभयारण्य, जो हमारे उत्तर प्रदेश का रामसर साइट है। फिर इटावा, इटावा में क्या पड़ता है? सरसई नावर झील, सरसई नावर झील पूछेगा कहां है तो बताएंगे इटावा में है। क्या है? यूपी का रामसर साइट है। फिर नवाबगंज पक्षी विहार कहां है? उन्नाव जिले में है। ठीक है, और ये क्या है? यूपी का रामसर साइट है। फिर रायबरेली, यहां पे क्या है? समसपुर पक्षी विहार, जब कहे समसपुर पक्षी विहार तो बताएंगे रायबरेली में। फिर बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक, ये कहां है? ये संत कबीर नगर जिले में है। फिर पार्वती अरगा पक्षी विहार या पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। फिर सांडी या सैंडी पक्षी विहार, ये हरदोई में है। तो ये हमारे यूपी के 10 रामसर स्थल हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से लगा जब हमारा यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर यहाँ उत्तराखंड में, तो लिख लीजिएगा उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है आसन बैराज, वो देहरादून में है। ठीक, क्योंकि यूपी का ही भाग है उत्तराखंड, इसलिए कभी क्वेश्चन कर दिया तो इस चीज को याद रखिएगा, उत्तराखंड में आपका आसन बैराज है देहरादून में। तो ये हमारे 10 रामसर साइट थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम फ्रेश। ठीक है, बहुत काम आएगा। अब आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार मैप देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए आगे बढ़ा जाए।
और अब हम बात करेंगे अपने भारत के जो वर्तमान रामसर स्थल, जो रामसर साइट खोजे गए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉपिक खत्म होगा, तो ये टॉपिक नहीं, आज की टॉपिक खत्म होगी। अभी इकोसिस्टम में एक क्लास बची हुई है, उसके बाद हम शुरू करेंगे बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो देखिए, ये भारत के वर्तमान रामसर स्थल हैं। सबसे पहला अंका समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कर्नाटक में है। और दूसरी बात कि ये ह्यूमन निर्मित, मतलब ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है। ये भी ध्यान रखना है, पूछ देता है कि कौन मानव निर्मित है कौन नेचुरल है, तो ये मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है। अंका समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में। तिथि 5 जो खोजे गए हैं सब एक ही दिन खोजे गए थे, 31 जनवरी 2024 को, ठीक है। अघनासिनी एस्चुअरी, ये भी कर्नाटक में है, जो खोजा गया। फिर ये नेचुरल, जहां पे लिखा रहेगा ह्यूमन, मैं लिख दिया हूं, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये देखिए मानव निर्मित है, ये भी कर्नाटक में। तो कर्नाटक से 3 है भाई, ठीक, ध्यान रखिएगा। अंका समुद्र, अघनासिनी, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक से खोजे गए। और कराई खोजे क्या गए, मतलब रामसर स्थल घोषित किए गए। और कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु से 2 रामसर साइट है वर्तमान के, कराई वेट्टी और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट। और कर्नाटक से 3 है, अंका समुद्र, अघनासिनी, मगदी केरे। और सभी को 31 जनवरी 2024 ये सबकी तिथि है, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में ये घोषित हुआ है स्थल, ये साइट है जो मिला है, ये 31 जनवरी 2024। 5 है, 3 कर्नाटक से, 2 तमिलनाडु से। तो आज आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, पूरा बकायदे साथ में चलते रहिए। देखिएगा कि आपके हर विषय, अभी मत सोचिएगा कि सर ज्योग्राफी छोड़ दिए हैं, साइंस छोड़ दिए हैं, नहीं, अकेले पढ़ाना है तो और भी काम रहते हैं, लेकिन मैं आपका पूरा खत्म करा दूंगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से पढ़ेंगे, पूरा निःशुल्क पढ़ेंगे, 1 रुपया नहीं देना है। एकदम ठाट से यूपीएससी यूपीपीएससी सबकी तैयारी करनी है, और पूरा जनरल स्टडीज जीएस एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो मेरी सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वॉल्वमेंट, जो भी आपका चल रहा है वो सब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब कंप्लीट होगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। वीडियो आप जितने भी आपके ग्रुप होंगे सभी छात्रों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आई होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तब तो हम लोग को पता चलेगा कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं और क्या आप समझे क्या नहीं समझे। वीडियो को लाइक करिएगा और आपके जितने टेलीग्राम ग्रुप होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।